अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? आपका अपना अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके हाजिर हो जाती हूँ जनाब मैं डेली सुबह 9 बजे। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारे जहाँ सोशल इश्यूज़ होते हैं, जहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं, जहाँ हम मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वहीं पे आज हमारा बहुत ही अहम और ख़ास टॉपिक है। आज का टॉपिक नहीं कहूँगी बल्कि बात कहूँगी। कहते हैं कि अगर किसी को काम करने का अंदाज़ा हो और आप किसी को दिखाना चाहते हो कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सहारा लेना पड़ता है एक अच्छी स्टोरी का। जाहिर है कि हम सब जितने ड्रामास देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लोग जितना ड्रामास और मूवीज़ से सीखते हैं शायद किसी और चीज़ से नहीं सीख पाते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जैसे काम चलता रहता है, चीज़ें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन होती रहती हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर जिन्होंने बहुत माशाल्लाह, उनकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली, उनकी फैमिली का एक तारुफ अगर मैं आपसे करवाऊँ तो चीमा फैमिली को आप सब लोग जानते हैं। शफकत चीमा साहब के जो हैं वो भाई हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं। उनकी आने वाली 2 ज़बरदस्त बल्कि 3 मैं कहूँगी कि ज़बरदस्त मूवीज़ जिनके ट्रेलर मैं तो देख चुकी हूँ, लेकिन हम आपको भी जो है वो दिखाएंगे और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे कि बहुत ही अच्छा काम करते हुए पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर से, क्योंकि अक्सर डायरेक्टर्स जो है उनका ताल्लुक कराची से होता है, लेकिन हमारे ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने लाहौर से काम स्टार्ट किया बहुत अच्छी टीम के साथ बड़ी बिग स्क्रीन में, हमारे साथ मौजूद हैं शफकत चीमा साहब के छोटे भाई हैं नदीम चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नदीम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह आप जिस तरह से इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, आपकी एक डायरेक्टर आए हैं, आप एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा तरीका जो होता है ना, ये शायद बहुत छोटा लफ्ज़ है आपके लिए। मैं कहती हूँ आप एक डिफरेंट वे से काम कर रहे हैं। आपने लाहौर को दिखाया अपनी मूवी में एक डिफरेंट वे से, जिसका नाम है दिल्ली गेट। ज़बरदस्त आपका नया प्रोजेक्ट जो अभी अपकमिंग है, आ रहा है, और इसके जो है वो टीज़र वगैरह, प्रोमोस वगैरह जो है वो बन चुके हैं, इसके हवाले से भी बताएंगे आप। और एक आपकी और मूवी ज़बरदस्ती छत्तीसगढ़, जिसको आपने टोटली डिफरेंट अंदाज से जो है वो डायरेक्ट किया। इन दोनों फिल्मों से जो है हम आगाज़ करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पिछले 1-1.5 साल से तो हम लोग कोविड की वजह से बिल्कुल स्टक होके रह गए थे, लेकिन हम लोगों ने सिनेमा के रिवाइवल में लाहौर में मैंने अपना जो एक किरदार अदा करने के लिए 2 मूवीज़ स्टार्ट की। एक फिल्म का नाम था दिल्ली गेट जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अंदरून लाहौर की लव स्टोरी फिल्म, बहुत ज़बरदस्त, जिंदा दिलाने शहर लाहौर। दिल्ली गेट उसका 12वां दरवाज़ा है। ये जिंदगी के हकीकी रंगों से सजी हुई फिल्म है दिल्ली गेट। बिल्कुल सही। और दूसरी फिल्म का आपने जिक्र किया छत्तीसगढ़ भी द स्टोरी ऑफ लव ऑन द लैंड ऑफ क्राइम, जुर्म की जमीन पर मोहब्बत की दास्तान। वाह। एक ऐसे सहरा की कहानी, सहरा की छाती पर आबाद एक ऐसी रियासत की कहानी जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, एक अपनी रियासत है, वहाँ पे उनके अपने कवानीन हैं और वहाँ जुर्म की जमीन पर इश्क ने जन्म लिया। ओहो, बहुत डिफिकल्ट होगा। और इसके तो जो आपने सीन अक्सफन कराए होंगे, जो जिस तरह आपने इसको डायरेक्ट किया होगा, ये कितना डिफिकल्ट होता है एक डायरेक्टर के लिए, और फिर इस चीज़ को चूज़ करना कि इस कैरेक्टर पे कौन से आर्टिस्ट जो है वो सूट करेगा। आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव ही कहूँगी, एक बहुत बड़ा स्टेप अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए। लोग हीरो और हीरोइन बड़े पावरफुल, जिनका बड़ा नाम होता है, वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, लेकिन आपने एक नया ट्रेंड मुतारिफ कराया कि आपने बिल्कुल अपनी दोनों मूवीज में 2 नए चेहरे जो है वो हीरोइन लिए। इसकी क्या वजूहात थी और इसके पीछे क्या रीजन थी? डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ थोड़ा सा पीछे से कि 2017 में मैंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था जियो सर उठा के। जियो सर उठा के में भी मैंने नए चेहरों को मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया नए लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ सराउंडिंग में साथ हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको भी मैंने अपनी मूवीज में रखा। जैसे बाबर अली साहब थे, शफकत चीमा साहब, नैयर एजाज साहब, राशिद महमूद साहब। तो वो मूवी इस वक्त सोशल मीडिया पे है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, 12 मिलियन व्यूवर्स हैं उसके। तो उसमें भी मैंने नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जब दिल्ली गेट की बारी आई तो उसी जियो सर उठा के में एक हमारे हीरो थे जिन्होंने सरदार का कैरेक्टर किया था, यासर खान, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। फिर उनको लेकर मैंने दिल्ली गेट फिल्म बनाई। दिल्ली गेट में भी उनके साथ जो सराउंडिंग है बहुत मजबूत रखी। शमून अब्बासी साहब इस वक्त किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कराची के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। साथ जावेद शेख साहब थे, कवि खान साहब थे, शफकत चीमा साहब, राशिद महमूद साहब, खालिद भट्ट साहब, और सराउंडिंग काफी
बहुत सारी जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, वो भी बड़ी मजबूत कास्ट को साथ रखा। तो इंशाल्लाह दहली गेट जो है बड़ी ही मुनफरद फिल्म है, उसमें सारे आर्टिस्ट जो है आपको बड़े मुनफरद कैरेक्टर्स में नजर आएंगे। बहुत बहुत डिफरेंट है, मैंने इसका टीजर देखा और बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो आपने मूवी बनाई है। अच्छा, ये जो एक लव स्टोरी है, अंदरून शहर की लव स्टोरी है दहली गेट, आपके जहन में कैसे ख्याल आया? किसी ने आपको नाम बताया, खुद ही से कहा, या ये जो आपने सिचुएशन देखी कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन में जहां मूवीज नहीं लग पा रही हैं, और अगर लगा भी दे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिनेमा हॉल जो है वो उस तरीके से लोग नहीं देखने जो है वो जा सकते, अभी कहीं बंद हैं कहीं खुले हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप लोग क्या समझते हैं कि जितना पैसा लगा के जितने बजट पे मूवी बनती है, अभी इन प्रोसेस और कितना टाइम लगेगा? जैसे सैयद नूर साहब जो है वो हमारे ईद शोज में आए और मैंने उनसे यही सवाल किया कि सर बताएं, आपने मूवीज बनाई हुई हैं तो इनको कब लगाएंगे? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं अभी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता कि मैं इसको कब लगाऊंगा, क्योंकि जब तक कोविड की सिचुएशंस जो है वो कंट्रोल नहीं हो जाती तब तक हम कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप बताइए कि कोविड है, सब कुछ है, लेकिन इसमें आप कैसे ये स्टेप लेंगे? जी नबिहा जी, बिल्कुल नूर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, चूंकि बहुत ज्यादा सरमाया लग चुका है हमारी मूवीज में। नूर साहब की फिल्म है तेरे बाजरे दी राखी, हमारे लिविंग लेजेंड है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। मैं तो मेरे टीचर हैं वो, मैं उनसे सीखता हूँ, और उन्हीं को देखकर शोबिज इंडस्ट्री में मैंने भी कदम रखा है एज डायरेक्टर। तो अभी जो आपने एक और सवाल किया मुझसे दहली गेट के हवाले से कि वो कैसे जहन में आइडिया आया। नबिहा जी, हम जब दहली गेट में दाखिल होते हैं, दहली गेट के दरवाजे से गेट से अंदर दाखिल होते हैं, तो एक नई दुनिया हमारी आंखों के सामने आ जाती है। सही लाहौर, जो अंदरून लाहौर का कल्चर है वो हमारे सामने आ जाता है। वहाँ के वो वहाँ की गलियां और वहाँ का कबूतरबाजी का एटमॉस्फेयर, और वही बंटेबाजी आज भी खेली जाती है, और वो कबूतरबाजी पे शर्तें, डाबों पर, मैचों पर शर्तें, तो इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर था वो मेरे जहन में था। तो उसको देखते हुए मैंने फिर दहली गेट लव स्टोरी फिल्म लिखवाई। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लिविंग लेजेंड राइटर हैं मोहम्मद कमाल पाशा साहब, उनसे बड़ी शख्सियत। तो अभी इंशाल्लाह जो ही कोविड का ये जोर खत्म होता है, हो गया है खत्म, ईद पे अभी 1-2 मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़े बजट की या बहुत बड़ी प्रोडक्शंस की मूवीज नहीं थी, लेकिन उससे यह है कि एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही है। तो आप ये कब तक लगाने की सोच रहे हैं? क्या ख्याल है कि आप इसको कब जो है वो लगाएंगे? आइडिया जी बिल्कुल, अभी मुहर्रम के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फिल्म दहली गेट को रिलीज करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपको मतलब पूरी उम्मीद है कि जितना बजट आपने इस पे लगाया, क्योंकि जाहिर है एक फिल्म जो बनती है उस पे लाखों रुपए का बजट लगता है, बल्कि करोड़ों में बात जाती है, तो इसमें आप समझते हैं कि ये चीज़ आपको रिकवर होती नजर आ रही है आगे आने वाले टाइम में? जी नबिहा जी, बिल्कुल इंशाल्लाह रिकवर होगी, इसी उम्मीद पे हम लोग बैठे हुए हैं। और देखिए, सिनेमा इंडस्ट्री जो है, व्यूवर्स घर पे मोबाइल्स पे जो मर्जी देखें, लेकिन सिनेमा का एक अपना मजा है, सिनेमा में जाकर फिल्म देखना, उसका एक अपना एक उस एनवायरनमेंट का ही मजा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ये दोनों मूवीज बहुत अच्छी हैं, जो एक बार देखेगा उसके बाद ये माउथ पब्लिसिटी से हिट हो जाएंगे। रीजन ये है कि ये एक मुकम्मल पैकेज है इन फिल्मों का, खासकर स्पेशली दहली गेट में जो हमारे जितने सीनियर कैरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको आप बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखेंगे। इसमें जावेद शेख साहब ने, हमारे लिविंग लेजेंड हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक कबूतरबाज का कैरेक्टर किया, अंदरून लाहौर का। फिर हमारे हीरो भी फिल्म में कबूतरबाज हैं, और इसमें बाकी जो खालिद भट्ट साहब टेलीविजन के, टोटली वो जो लाहौर के अंदरून शहर की फैमिली है उसका टच दे दिया ना। बिल्कुल ऐसा ही तो ये कम से कम हर जगह पर जो है हिट होगी, क्योंकि ये कल्चर आपको पता है कि कराची वालों ने भी इसको उठाया, वहाँ उन्होंने अपनी फिल्म में भी जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरीके से आपने इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि लाहौर का एक कॉन्सेप्ट कोई लाहौर वाला ही समझ सकता है ना, अंदर शहर की बातें और ये चीजें और उनकी छोटी छोटे मामलात और ये सब। अच्छा, इस पे कितना ज्यादा आप लोगों को टाइम लगा, आर्टिस्टों को कितना टाइम लगा इस चीज को समझने में, उन लोगों के उठने बैठने, कबूतरबाजी के स्टाइल, वो कैसे बोलते हैं, उनका कबूतरबाजी का स्टाइल क्या होता है, इस सब चीजों पे कितना टाइम जो है वो लगा? जी डॉक्टर साहब, इस पे हमें सबसे पहले तो एक सेशंस रखना पड़ा तमाम आर्टिस्टों के साथ, जिसमें जब मैंने सब आर्टिस्टों को उनका स्क्रिप्ट सुनाया, उनके कैरेक्टर सुनाए, तो जो आर्टिस्ट मैंने लिए वो तो माशाल्लाह ऑलरेडी हमारे लेजेंड हैं, उनको तो कुछ हमें नहीं
बताना पड़ा, वो तो खुद उन्होंने अपनी इतनी अच्छी इनपुट दी कि मुझे वो उन कैरेक्टरों को अमर कर दिया। जबरदस्त। मैं लेकिन आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं हमारे जो वॉल सिटी के चेयरमैन हैं डायरेक्टर जनरल कामरान लशारी साहब, उनका जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। दहली गेट, चूंकि एक्चुअली मैंने उनसे भी एक जिक्र किया था कि सर हम आपको भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए कि आपने दहली गेट को इतना खूबसूरत पोर्ट्रेट किया है दुनिया के सामने और अब हम उसको दिखाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हमें मुश्किलात काफी हुई, चूंकि दहली गेट आपको पता है एक ऐसी लोकेशन है जहां से पैदल गुजरना बहुत मुश्किल होता है और हम लोगों ने वहां बहुत बहुत बड़े सीक्वेंसेस किए, मस्जिद वजीर खान में, दहली गेट में, दहली गेट की गलियां और वहां के जो चुबारे और एटमॉस्फेयर कबूतरबाजी का उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम था। मुश्किल है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीजर अवेलेबल है। आपने उसमें बहुत वाइड एंगल शूट किए हैं, आपने उसमें लोअर एंगल्स पे भी काम किया है, आपने उस पे कैनवस को खोल दिया है। ये बहुत मुश्किल था, इतनी सी जगह को इतना बड़ा करके जो है वो कैनवस पे दिखाना। ये एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर ये काम कर सकता है। तो ये आपने किस तरह किया और ये कैसे, मतलब इसमें आपके ज़ाहिर है डीओपीज़ का भी बड़ा कमाल है कि उन्होंने आपकी इस चीज़ को फॉलो किया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चूंकि हमारी फिल्म का टाइटल था दहली गेट और दहली गेट को जितना अच्छा हम लोग दिखा सकते थे वो हमें दिखाना चाहिए था, चूंकि टाइटल था, नाम था फिल्म दहली गेट का। तो इसलिए हमें अपने उस अंदरून लाहौर को, दहली गेट की एक एक गली को, उसके एक एक जो हब जगह है वहाँ की, उसको दिखाने के लिए हमें मुख्तलिफ एंगल्स तो यूज करने पड़े और मेहनत भी काफी करना पड़ी। कितना टाइम लगा आपको ये शूटिंग कंप्लीट करने में? तकरीबन इसमें 6 माह लगे हमें। 6 माह लगे, सही। तो 6 माह तक आप लोग जो है वो किस तरह से, रिकॉर्डिंग का शेड्यूल्स क्या होते थे आपके? वहाँ पर आपको रुकना भी पड़ता था टाइम टू टाइम, सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, सब जो है वो ज़ाहिरी बात है आपने दिखाना है। तो ये किस तरीके से, जो ये कितना मुश्किल था वहाँ पर? जी बिल्कुल मैडम, एक फिल्म जो है डॉक्टर साहबा कोई तकरीबन 50 दिनों में एक फिल्म का कैमरा क्लोज होता है, कम से कम 50 डेज में। तो उन 50 डेज को डिवाइड किया जाता है कि हर मंथ हम 10 दिन शूट करेंगे और उस 10 दिनों का स्केड्यूल बन जाता है कि ये डेज हैं, ये नाइट्स होंगे। तो इस तरीके से तमाम आर्टिस्टों की डेट्स भी लेना पड़ती हैं और फिर इसी स्केड्यूल पे हम लोगों ने काम किया फिल्म दहली गेट। अच्छा, शफकत चीमा साहब को आपने कुछ डिफरेंट नहीं बल्कि उनको आपने जो है वो वैसे ही विलन वाले कैरेक्टर में ही रखा। इसकी क्या वजह है? आप उनके छोटे भाई हैं और उनको कुछ डिफरेंट तरीके से आपने उनके बारे में सोचा कि अब जब सब लोग उनको एज अ विलन पसंद करते हैं, एज अ विलन देखना चाहते हैं, तो उनकी जाती पर्सनैलिटी के हवाले से हमें कुछ बताइए, कुछ अपने बारे में उनके साथ जो आपका इंटरेक्ट है उस हवाले से जरा बताइए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे होना तो चाहिए था कि मैं उनसे डिफरेंट कुछ काम करवाता, लेकिन मुझे पाकिस्तान में उनसे बड़ा कोई विलन नजर नहीं आया। मैं किसको लेता? तो ये मेरे लिए एक मुश्किल थी, जिसकी वजह से मुझे उन्हीं को ही विलन लेना पड़ा। लेकिन साथ दहली गेट में शमून अब्बासी साहब भी विलन है, चीमा साहब भी विलन है, तो इसलिए। लेकिन अपकमिंग जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसा कि एक फिल्म आ रही है हाजी सरदार, जावेद शेख साहब उसका टाइटल प्ले कर रहे हैं, एक सरदार का रोल कर रहे हैं, तो उसमें चीमा साहब पॉजिटिव रोल में होंगे। और एक फिल्म करतारपुर कॉरिडोर पे मैं बना रहा हूँ जिसका नाम है करतारपुर, तो उसमें भी पॉजिटिव रोल में नजर आएंगे। अच्छा, उसमें पॉजिटिव। तो ये एकदम से नेगेटिव से पॉजिटिव जो ये स्टेप लिया आपने, ये कुछ सोच के लिया होगा कि यहाँ पे ये एंगल भी दिखाना चाहिए। वो बड़े पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, बड़ी प्यार मोहब्बत वाली वो शख्सियत है। अपनी रियल पर्सनैलिटी में वो बिल्कुल विलन जैसे नहीं है ना। तो जी डॉक्टर साहब, यही मुझे बैजन शफकत ने भी सवाल किया कि यार नदीम, सब लोग तो मुझे विलन लेते हैं, तुम भी मुझे विलन ले रहे हो। तो मैंने कहा बैजन, आपका अब शिकवा जो है इस दोनों प्रोजेक्ट्स में खत्म हो जाएगा, दिल्ली उसमें हाजी सरदार में और करतारपुर में। तो इस वजह से अब जो पॉजिटिव रोल, चुके उन्होंने बहुत अच्छे पॉजिटिव रोल्स भी किए, जैसे नूर साहब की फिल्म थी चूड़ियां में उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, मेहंदी वाले हाथ में बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। तो लोगों ने उनको माना है पॉजिटिव रोल में भी। ही इज अ वर्सटाइल एक्टर। बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह। और हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, हमेशा रहेंगे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जिंदगी दे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप कितना टाइम लेते हैं इस चीज़ को समझने में? स्टोरी राइटर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक डायरेक्टर के लिए राइटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लाइन और अच्छी डायरेक्शन ही फिल्म को जो है वो कामयाब करती है। उसके बाद आप जो देखते हैं कि ये सीन या ये कौन कर सकता है, किस पे सूट करता है, तो ये आपको कितना टाइम लगता है इस चीज़ को समझने में? या स्टोरीज आप खुद से जो है वो कंसीव करते हैं कि मैंने इस स्टोरी पे काम करना है? जब हम लोग किसी स्क्रिप्ट पे प्री प्रोडक्शन पे हम बैठते हैं, किसी स्क्रिप्ट को लिखना शुरू करते हैं, तो हमें उससे 4 से 6 माह तो कम से कम हमें इससे स्क्रिप्ट को रेडी करने में लगते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग स्क्रिप्ट जब राइटर हमारे साथ बैठे होते हैं, हम डायलॉग्स पे आते हैं या उस कैरेक्टर की जब एक
करेक्टर को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त हमारे जहन में आ रहा होता है कि ये जो करेक्टर है फलां आर्टिस्ट बहुत अच्छा करेगा, तो साथ साथ उस वक्त उनके नाम जो है वो लिखे जाते हैं कि जो ही हम शूट पे जाएंगे तो इन आर्टिस्टों को साथ साइन करेंगे। ठीक है। तो अगर कोई नया बंदा आपने लेना हो, जैसे एक नई हीरोइन का आपने जो तजुर्बा इसमें किया, ये कैसा रहा, ये कौन है, मॉडल है, एक्ट्रेस हैं, और किस तरह से आपने जो है वो इनको एज अ हीरोइन लेने का सोचा, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने अपनी इन 2 मूवीज, सबसे पहले दहली गेट के बारे में बताता हूँ कि सुजैन फातिमा, उनके मैंने 1-2 टीवी प्ले देखे, एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी बट उन्होंने फिल्म कोई नहीं की थी। उनको हमने लिया तो मुझे आइडिया था कि यार जिस तरह का ये अंदरून लाहौर का एक ऐसी करेक्टर लड़की है जो अंदरून लाहौर की है, ये बहुत अच्छा करेगी, तो सुजैन फातिमा का इंतखाब किया। और उसी में दूसरी हीरोइन जो थी रोमा माइकल, तो मैं एक लोकेशन रैकी के लिए अंदरून लाहौर में एक हवेली देखने गया, तो वहां पे उसका फोटोशूट हो रहा था किसी ब्रांड का। अच्छा। तो वहां जब मैंने देखा, मैंने कहा यार आप बहुत खूबसूरत हो, अच्छी हो, क्या फिल्म करोगी? कहती सर मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैंने कहा ये मेरा काम है करवाना। तो फिर उसको इस तरीके से हम लोगों ने। अच्छा, डायरेक्टर को कोई चेहरा पसंद आ जाए तो वो अगर आगे से कह भी दे हमें एक्टिंग नहीं आती, तो डायरेक्टर का जुमला लाजमी होता है कि हम करा लेंगे आपसे एक्टिंग। ये डायरेक्टर को ये क्या चीज होती है? एक कॉन्फिडेंस होता है डायरेक्टर को अपने आप पे। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन नए लोग इस तरीके से सामने आते हैं। और आप मेरा ख्याल है इस चीज को सामने लाने में बहुत हद तक कामयाब हैं कि आपने नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, नए लोगों को आप सामने लेकर आए, क्योंकि हम पुराने लोगों के साथ जो है वो चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लेजेंड्स हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नए चेहरे बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेस हैं। और अभी तो हमें जो है वो और मजीद अच्छे, जैसे नूर साहब ने भी एक जो है वो टिकटॉकर से फिल्म करवाई, उनको जो है वो इसमें चांस दिया। इसी तरीके से और लोग भी जो है वो नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये रिस्क है। इस पर आप ये नहीं कह सकते कि वो स्क्रीन पर भी उतने ही पसंद किए जाएं जितने वो टिकटॉक पे पसंद किए जा रहे हैं। छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पे बड़ा फर्क होता है। अक्सर औकात आर्टिस्ट टीवी पे पसंद किया जा रहा होता है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे फ्लॉप हो जाता है। इसकी क्या वजह है? शायद वो डायरेक्टर से उसमें सिलेक्शन में कुछ गलती हो जाती है। चूंकि जब मैंने जब नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, अभी यासर खान को हम लोगों ने जैसे दहली गेट में एज ए हीरो लिया मेन रोल में, तो यासर खान एक तो फिजिकली लुक लाइक अ हीरो, बड़ी खूबसूरत बॉडी, उसकी एक्शन बहुत अच्छा करता है, डांसर बहुत अच्छा है, फाइटर बहुत अच्छा है। तो आर्टिस्ट भी साथ साथ हम लोगों ने जब वो करेक्टर में इन हुआ, उसने अपनी इनपुट दी, तो फिर जो एक्टिंग में कमी बेशी थी वो हम लोगों ने दूर करवा के उनको यूज किया इसमें एज एन हीरो। बिल्कुल सही। लेकिन मैं समझती हूँ एक अच्छा डायरेक्टर कुछ भी करवा सकता है। एक अच्छे डायरेक्टर के हाथ में होता है कि वो किसी से कितनी अच्छी एक्टिंग करवा सकता है या किसी को कितना अच्छा प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि क्योंकि कैमरा किसी को माफ नहीं करता, आप अच्छे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो आपको जो है वो स्क्रीन माफ नहीं करती है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो एकदम से खुल के सामने आ जाते हैं कि लोग कह देते हैं नहीं ये तो ओवर एक्टिंग हो रही है, ये तो एक्टिंग हो ही नहीं रही। लोग नेचुरल एक्टिंग को इतना पहचान गए हैं अब कि ओवर एक्टिंग को फौरन से पता चल जाता है कि ये ओवर एक्टिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इसमें आप किसी का भी चांस जो है वो नहीं ले सकते, और अगर चांस जो है तो वो बस लक पे है कि अगर किसी की लक। आप कितना समझते हैं? लोग कहते हैं कि ये लक की गेम है, डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी। आप इस चीज को समझते हैं कि ये लक की गेम है या ये मेहनत की बात है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये लक की ही गेम है। मेहनत इंसान जितनी भी कर ले, चूंकि कोई फिल्म का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको पता हो कि इस फॉर्मूला के तहत आप फिल्म बनाए तो आपकी फिल्म हिट हो जाएगी। ये एक लक की ही गेम है, लेकिन आपको मेहनत अपनी तरफ से अपना पूरा इनपुट देना होगा, अपने काम को बहुत ईमानदारी से करना होगा। और जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते, और वो कामयाबी की तरफ ही आपका कदम होता है। साहब, आप आज के हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनसे सेटिस्फाइड हैं? जो नए आने वाले लोग हैं, जैसी वो एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे आप पुरानी मूवीज उठा के देखिए, 60s, 70s, 80s, 90s, 20s तक हम जो मूवीज देखते हैं उसमें जो हमारी एक्ट्रेसेस जो आ रही हैं, जो हमारे हीरो आए, उन्होंने वो चाहे पड़ोसी मुल्क के हों चाहे इस मुल्क के हों, उन्होंने बड़ी शानदार एक्टिंग की, एक्टिंग से अपना लोहा मनवाया। लेकिन आज के आने वाले दौर में जो है वो एक्टिंग स्किल्स उस तरह से जो है वो कहीं छुप गए, वो एक्टिंग की बात जो है वो कहीं साइड पर हो गई। वही लेजेंड्स जो एक एक्टर हैं वही एक्टर हैं, नए आने वाले लोग एक्टिंग में उस तरह से पावरफुल नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहबा, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं ना, वो बहुत मेहनत करने के बाद वो सामने आए हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, उनको पता है कि ये मकाम हमने जिस मेहनत से हासिल किया है, इसको मेंटेन रखने के लिए हमें अपना कितनी मेहनत करना पड़ेगी। तो वो तो लेजेंड हैं हमारे, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जो नए आर्टिस्ट हैं, जो अभी मुख्तलिफ एप्स आ गई हैं, टिकटॉक है, स्नैक वीडियोज हैं, और इनकी वजह से वो हिट तो हो गए हैं, एस्टैब्लिश हो गए हैं, ऑडियंस उनको जानती है, लेकिन वो फिल्म में बड़ी हमें उन पर मेहनत करना पड़ती है। उनके अंदर वो शौक, वो पैशन नहीं है जो हमारे आज भी सीनियर्स में है।
वो समझते हैं कि हम टिकटॉक पे हिट हैं तो हम स्टार्स हैं. ये बड़ा मिसकंसेप्शन है उनके माइंड की कि हमारे पास मिलियन ऑफ फॉलोवर्स हैं तो हम पता नहीं कौन सी तोप है. ये जो चीज है ना, इस चीज ने बहुत सारे अच्छे लोग खराब कर दिए हैं. हमारे आर्टिस्टों में ये चीज नजर नहीं आती. कितने मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, तो टिकटॉक तो एक स्पेसिफिक आपको जो फिगर देता है ना कि मिलियन है, 4 मिलियन है, 5 मिलियन है. हम जो लोग टीवी पे बैठे हैं, आप जो डायरेक्टर हैं जो बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, हमारे पास तो फिगर मौजूद ही नहीं है. हमारे तो क्या पता मिलियन, अबव मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो है वो फॉलोवर्स हो और हमें पता ही ना हो इस चीज का. तो जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको देखिए कि उनके कितनी पहचान है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर. उन्होंने क्या कभी गिना बैठ के कि मेरे 4 मिलियन है या 5 मिलियन है या 6 मिलियन है? ये कॉन्सेप्ट जो है आप डायरेक्टर्स को निकालना पड़ेगा इनके जहनों में से कि ये मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स कोई चीज नहीं है. आपकी मेहनत सब कुछ है और आपकी एक्टिंग और आपके स्किल सब कुछ है. ये हमारी भी थोड़ी सी मीडिया वालों की गलती है कि हम एक ऐप के लोगों को जो है वो हमने बढ़ा चढ़ा दिया और उनको जो है वो सुपरस्टार बना दिया. वो सुपरस्टार कैसे हो सकते हैं रातों रात? जिनको एक्टिंग स्किल्स का नहीं पता, जिनको बोलने के अंदाज का अंदाजा नहीं, जिनको अल्फाज की चुनाव का अंदाजा नहीं, वो कैसे जो है वो कुछ भी बन सकते हैं? तो इसलिए आप इस पे क्या कहेंगे? आप जैसे डायरेक्टर्स को इस पे बोलना चाहिए, काम करना चाहिए. जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन ये जो अपने सुपरस्टार अपने आप को कहते हैं टिकटॉक पे, स्नैक वीडियोस पे, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उन सुपरस्टार्स को, जो सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, उनको जब मैंने कहा यार आप जो अपनी मर्जी से वीडियोस बनाते हो उसकी आपकी अपनी मर्जी की परफॉर्मेंस होती है, जो मेरा कैरेक्टर है, जो मैं चाहता हूं मुझे वो करके दिखाओ, वहां जाके उनकी बस हो जाती है. तो मैं कहता हूं भैया असल एक्टिंग ये है कि अपने किरदार की नफी करना, अपने आप को निकाल के मेरे कैरेक्टर में, जो मेरा कैरेक्टर है उसमें डालना, ये एक्टिंग है. तो उस वक्त उनके लिए मुश्किलात होती है. फिर वो मानते भी हैं कि सर ये हमें काम सीखना चाहिए प्रॉपरली. तो लेकिन यह है कि अभी हमारे डायरेक्टर्स को, खैर अब मेरे टीचर, मेरे उस्ताद मोहतरम जो है नूर साहब, उन्होंने भी टिकटॉक स्टार्स को ही हिरवन लिया है. तो अब इस पे कहा नहीं जा सकता कुछ भी. सही है. बहरहाल जो भी है, जिस तरह से भी है, लेकिन जो अच्छा, इनमें अच्छे लोग भी हैं, एक्टिंग जिनके पास स्किल्स हैं उनको आना चाहिए आगे. लेकिन जिनके पास ये स्किल्स नहीं है, प्लीज़ बराए मेहरबानी उनको लाकर जो है वो अपनी स्क्रीन को और अपने काम को ख़राब ना किया जाए. ये मेरी डायरेक्टर से भी अपील है, अपने प्रोग्राम के थ्रू राइटर्स से भी अपील है कि लिखना चाहते हैं उनके लिए तो कोई उनके जैसा ही करेक्टर लिखें, वरना फिर अगर अपने जैसे करेक्टर में ढालने की कोशिश करेंगे तो वो ढल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम करने वाले फॉलोवर्स ले लेते हैं. टिकटॉक पे, ये दूसरी ऐप्स पे तो आजकल जो काम हो रहा है उस पे भी फॉलोवर्स मिल जाते हैं, जिस पे ना मतलब देखने वाली चीजें हैं वो तो ये चीजें भी अब बैन हो चुकी है, फिर दोबारा बैन हो गई टिकटॉक जो है. तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा. आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त में हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है जहाँ लड़के और लड़कियाँ कोई एक्टिंग सीख सके, कोई मॉडलिंग की ट्रेनिंग ले सकें, कोई अपने मतलब पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासेस हो सकें. तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को तलाश करना मुश्किल है या आसानी से जो है वो नए लोग मिल जाते हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले तो मैं एक ऑडिशन कॉल देता हूँ. फिर तमाम आर्टिस्ट वहाँ पे आते हैं, उनको अपने स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं जो हम चाहते हैं कि आर्टिस्ट हमें इस करेक्टर के लिए, जिस करेक्टर के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो हमें तो तलाश करने में मुश्किल नहीं होती. लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एकेडमी होनी चाहिए जिसमें बाकायदा से एक्टिंग क्लासेस हों. वो उसकी बहुत कमी है हमारे पास. बिल्कुल, हमारे पास इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं हमारे, आप जैसे बड़े डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास एकेडमीज़ की कमी है. तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि एक एकेडमी बनाने के लिए बहुत हैवी बजट चाहिए, हम नहीं लगा पा रहे, या फिर क्या वजूहात है इसके पीछे, क्या रीजंस हैं? नहीं, हैवी बजट की तो इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती. लेकिन एक्टिंग कौन सिखाए प्रॉपरली, कोई ऐसे अदारे हैं नहीं. लेकिन हमारे सईद नूर साहब, मेरे टीचर जो हैं, उन्होंने एकेडमी बनाई है पैरागॉन एकेडमी के नाम से. वहाँ पे एक्टिंग की क्लासेस होती हैं, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में बताया जाता है. तो जो लोग नए लोग आना चाहते हैं वो पैरागॉन एकेडमी से रब्ता करें, तो वहाँ से बाकायदा से एक्टिंग क्लासेस लेकर इन हों इस इंडस्ट्री में. बिल्कुल सही, क्योंकि अभी देखिए आने वाला टाइम फास्ट है, इसमें लेटेस्ट और नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए. और अब आ भी रहे हैं. मैं मीडिया में जहां पहले सिर्फ वो लोग आया करते थे जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो उठ के मॉडल या एक्ट्रेस बन जाया करती थी, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग जो है वो यहाँ नजर आते हैं. तो हमें भी खुशी होती है कि लोग जो है वो इस फील्ड को अच्छा समझ रहे हैं. और जैसा आप काम कर रहे हैं इस टाइम में, आप थोड़ा डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, आप लेटेस्ट चीज़ दिखा रहे हैं, आवाम के साथ चल रहे हैं, तो उस हवाले से हम समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी है. अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो हमारे बहुत बड़े लेजेंड जो है दिलीप कुमार साहब,
उनकी डेथ हुई और हमारा एक बहुत बड़ा लॉस जाहिर है कि पाको हिंद के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत सी ज़बरदस्त फिल्में, सुपर डुपर हिट फिल्में दी। तो आप क्या समझते हैं कि आज के हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जानने वाले हैं, आने वाले जाने वाले, वो जानते नहीं इन सब चीज़ों को, उन्होंने उस तरह से उनकी फिल्मों को, अपने बड़ों को फॉलो नहीं किया, इसका नुकसान क्या हो? डॉक्टर साहबा, अभी हम एक सवाल कर रहे थे एकेडमी के हवाले से, तो अब आपने बहुत अच्छा एक और सवाल उठा लिया है दिलीप साहब के हवाले से। जो नए लोग सीखना चाहते हैं एक्टिंग क्या है, तो हमारे पास दिलीप कुमार साहब से बड़ी यूनिवर्सिटी एक्टिंग एकेडमी कोई नहीं है। बिल्कुल सही। दिलीप साहब के प्रोजेक्ट्स देखें, उनकी मूवीज देखें, वहां से परफॉर्मेंस सीखें, वहां से एक्टिंग सीखें। दिलीप साहब जो हैं वो, उनकी कमी कभी दूर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। मैं बजाते खुद भी सब लोगों को हम कह देते हैं लेजेंड, लेकिन रियल में सदियों में लेजेंड पैदा होता है और वो दिलीप कुमार साहब हैं लिविंग लेजेंड, जो लिविंग लेजेंड थे। अब चूंकि जुबान में वही बात आ जाती है, हाँ। तो दिलीप साहब से बड़े लेजेंड कोई नहीं है। नए आने वालों को उनसे सीखना चाहिए, उनकी मूवीज देखनी चाहिए। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनकी मूवीज कौन कौन सी हैं या कौन से कितना उन्होंने काम किया या क्या किस तरीके से, लेकिन नाम से सब वाकिफ हैं। बिल्कुल ऐसा ये है वो लेजेंड्स के जिनका आप नाम लें और आप पे छा जाए कि हाँ हम तो जानते हैं कि ये बहुत बड़े स्टार हैं। और स्टार जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, रहती दुनिया तक उसका नाम कायम और दायम उसके काम की वजह से रहता है। उसकी वो फिल्में तो जिंदा रहती हैं, उसका वो काम जिंदा रहता है। तो इसलिए आज हम ट्रिब्यूट देते हैं हमारे बहुत बड़े लेजेंड दिलीप कुमार साहब को भी, कि अल्लाह ताला उनको जो है वो वहाँ अच्छा मुकाम और बड़ा मुकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला दुनिया में जिन लोगों को अच्छा और बड़ा मुकाम देते हैं वो ऐसे नहीं देते, बेशक उनका वहाँ पे भी जो दूसरी दुनिया है वहाँ पे भी अच्छा और बड़ा मुकाम होता है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये क्योंकि एक हमारे लिए एक बात है कि जो इस दुनिया से चला गया है, हमें उसके लिए दुआए मगफरत करनी है, उसकी आसानियों के लिए जो है वो दुआ करनी है। इतने बड़े बड़े नाम आप समझते हैं नदीम साहब, आपने जब से अपनी जिंदगी स्टार्ट की, जब से काम स्टार्ट किया, आप समझते हैं कि काम से नाम है और ये काम जो है वो आपको अल्लाह की अता है। बेशक काम से ही है, नाम बनता है। और ये जो अचानक जिनका कोई दाव लग जाता है, कोई क्लिक कर जाते हैं, वो आर्जी तौर पे होता है। जो मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं वो लॉन्ग रन चलते हैं। तो काम से ही है सारी पहचान, और मेहनत से ही आपको एक सही मंजिल मिलती है जो देर पा होती है। अच्छा, कुछ म्यूजिक पे बात कर लेते हैं। फिल्म का म्यूजिक जो है वो एक डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कहते हैं कि पहले फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया जाता है और देखा जाता है कि ये फिल्म जो है वो कितनी सुपर डुपर हिट होगी। अक्सर औकात स्टोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन म्यूजिक बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपने म्यूजिक कहाँ से बनवाया और कैसा म्यूजिक है, इसको लिखा किसने और कंपोज किसने किया, ये जरा इस हवाले से जरा हाँ बिल्कुल। हमारी फिल्म दहली गेट का जो म्यूजिक है, बड़े अच्छे यंग टैलेंटेड, उनको भी नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था एज म्यूजिक डायरेक्टर, सावल खान। एज सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाई फिल्म दहली गेट की। और उनके जो दहली गेट के सॉन्ग है वो मैंने दहली गेट के सामने ही पिक्चराइज किया। उसका टाइटल सॉन्ग है हे जमालो, असी जितना सी जित गए हे जमालो। एक पंजाबी वर्ड है उसमें, उर्दू फिल्म में साथ यूज किया गया। म्यूजिक दहली गेट का बहुत अच्छा है। म्यूजिक मेरी फिल्म छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा है। वकास अली म्यूजिक डायरेक्टर है, मेरे सिंगर भी हैं, उन्होंने फिल्म छत्तीसगढ़ का म्यूजिक जो है कंपोज किया, वो भी देखने वाला होगा। चूंकि अब चूंकि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग की जदीद हो चुकी है, म्यूजिक भी जदीद ही होना चाहिए, और वो जदीद म्यूजिक है हमारी दोनों फिल्मों का। अच्छा, इसमें जो आपके पास और सिंगर्स हैं उनमें कौन कौन नाम है दहली गेट में, और किस किस सिंगर ने आपके साथ जो है वो गाया है? नबिया साहब, मेरी कोशिश होती है कि मैं नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं। मेरे हर प्रोजेक्ट में नए लोग इंट्रोड्यूस करवाए गए। अच्छा, सही। इसमें मतलब दहली गेट में जितने सॉन्ग्स हैं वो नए लोग, नए सिंगर्स हैं। फीमेल मेल सिंगर जितने हैं सब नए हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से हैं। और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मैं एक और बताना चाहूँ कि बहुत मुश्किल कंटेंट था फिल्म छत्तीसगढ़ का। मुश्किल था। हाँ, उसका रीजन ये था कि मुझे एक ऐसी रियासत दिखानी थी, एक ऐसा सहरा के सेंटर में एक ऐसा गाँव दिखाना था। लोकेशंस पे आ ही रही थी कि ये कितना मुश्किल काम होता है। जी बिल्कुल सही। तो मुझे उसके लिए बहुत दिनों तक लोकेशन रैकी करना पड़ी। मैं अपनी टीम के साथ जाके लोकेशन रैकी के लिए निकला, और फिर जब हमें वो हम चाहते थे जिस तरीके से लोकेशन, जब वो हमें मिल गई
तो वहां तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि वो जो गांव था सहरा के सेंटर में, वहां के रहने वाले लोग तो वो ऊंट और घोड़े और इस तरह का इस्तेमाल करके और वहां तक पहुंच जाते थे। हम पैदल चल के जब उस लोकेशन पे पहुंचे तो फिर जब शूट करना था तो फिर पूरे क्रू का वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल था, पूरे यूनिट को लेके जाना, और कोई 200-300 लोगों का यूनिट था हमारा। फिर वहां से बकायदा एक कच्ची सड़क बनवाई गई मिट्टी डाल डाल के, ताकि हमारी गाड़ियां जो है डेजर्ट में उनके टायर जो हैं वो धुंस ना जाएं, और वो कच्ची सड़क के जरिए हम लोकेशन पे पहुंचे। अच्छा, जब लोकेशन पे पहुंचे तो फिर हमारे यूनिट के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो पानी का मसला था। फिर वहां जाके बोरिंग करवाना, मोटरें टरपैन्स लगवाना, फिर पानी का मसला हल करवाया गया। तो इस तरीके से हम बड़ी मुश्किल लोकेशन पे जाके फिल्म छत्तीसगढ़ को कंप्लीट किया। लोकेशन जहां आपने इसको शूट किया किस जगह पर? ये रहीम यार खान से कोई 40 किलोमीटर और आगे डेजर्ट एरिया है, वहां पे था। ठीक है, तो वहाँ पानी और ये सब कुछ आपने वहाँ पे प्रोवाइड करवाया? जी, वहाँ प्रोवाइड करवाया। और अब वहाँ पे जो गांव है अब उनके लिए वो सहूलत बन चुकी है, वो रास्ता उस गांव के लिए बन चुका है। अब वो उसी गांव के लोग उस रास्ते से, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पानी का भी मसला उस गांव का हो चुका है। जबरदस्त। और एक और चीज कहना चाहूंगा मैं, बल्कि इस चैनल्स के थ्रू थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा अपने दोस्त मोहम्मद राना साहब का। मोहम्मद राना साहब ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत पैशन के साथ, बहुत इश्क के साथ। आप देखेंगे उनका, अगर आप टीजर हमारे व्यूवर्स को दिखाएं, बिल्कुल मोमी साहब की लुक देखने वाली है। मोमी साहब की जो एक्टिंग है, आपने उनका जितना प्रीवियस काम किया होगा छत्तीसगढ़ में, मोहम्मद राना साहब आपको एक डिफरेंट लुक में नजर आएंगे। बिल्कुल सही है। बल्कि हमारे प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूंगी कि आप जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रोमो भी जो है वो इसमें चलाएं, और दिल्ली गेट का प्रोमो भी जो है वो प्रोग्राम में जो है वो ऐड करें, ताकि हम अपने नाजरीन को जो है वो दिखा सकें कि नदीम साहब ने बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और हमारे तमाम लेजेंड्स, जितने भी बड़े हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने कैरेक्टर को बड़ी खूबसूरती से निभाया, और वाकई पैशन से निभाया है। जितना आप पैशन कह रहे हैं वो मुझे नज़र आया है स्क्रीन पर। मैंने तो देख लिया, तो आप लोग भी देख लें। वाओ, मतलब कमाल का आपने वाकई वो डेजर्ट जो दिखाया है, और उसमें मोहम्मद राना साहब जिस तरह कि उनको ये किस तरह आपने इनको ये लुक दी, और इस लुक को देने के लिए कहाँ देखा कि मैंने इनको ये जो है वो करैक्टर देना है, ऐसे में अच्छे लगेंगे, और फिर ये डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनर और कपड़े, ये सब कुछ जो कितना मुश्किल होता है। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। अच्छी फिल्म हमेशा से ये बात है कि अच्छी फिल्म हमेशा अच्छा प्रोड्यूसर बनाता है। मेरे साथ जो प्रोड्यूसर हैं इसमें वो असलम हसन साहब हैं, यूके से हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे किसी तरह की कमी नहीं आने दी फाइनेंशियली तौर पे, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक अच्छी फिल्म चाहिए। और इन तमाम कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लाहौर से फादी एंड ईमान कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। उन्होंने इसके तमाम कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और फिर इस फिल्म को 4 चांद लगा दिए। हाँ, बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं, और लेटेस्ट और डिफरेंट। हाँ, मतलब आज के मुताबिक जिस तरीके से आप एक डेजर्ट में पहले चले जाएं और अब चले जाएं, हाँ, वो उस तरह का कोई पुराना टच नजर नहीं आया कि जैसे पहले डेजर्ट में लोग हुआ करते थे, अब लेटेस्ट चीज को जो है उन्होंने लेटेस्ट तरीके से ही परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी वार्म फील थी फिल्म की, गोल्डन डेजर्ट था, और गोल्डन डेजर्ट में मैंने जब अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को कहा कि मुझे इसमें कंट्रास्ट क्या चाहिए, तो फिर ब्लैक ड्रेसेस का इंतखाब किया। कितने दिन स्टे किया आपने उस डेजर्ट में?
हमें तकरीबन हमने जो पहला स्पेल किया वो 20 डेज का था। 20 डेज में हम लोगों ने पहला स्पेल शूट करके ये टीजर बनाया। तो ठहरते कहाँ थे वहाँ? करीब कोई आपको जो है वो जगह ठहरने की दी हुई थी? कहाँ आपकी रिहाइश कहाँ होती थी? सब लोग कहाँ जो है वो रात गुजारते थे? क्योंकि इतने सन्नाटे में और ये सब कुछ, ये भी तो एक बहुत बड़ी, ये भी एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ी तमाम क्रू को, तमाम आर्टिस्टों के। डेली हम लोग अपने होटल से निकलते थे, रहीम यार खान में होटल्स में स्टे थे, और वहां से ट्रैवलिंग करके हमने लोकेशन पे पहुंचना, रात को जब शाम होनी कैमरा पैक करना, फिर वापस रहीम यार खान आना। तो ये हमारा डेली का स्केड्यूल था। इस तरीके से इस तरीके से आपने जो है वो इसको शूटिंग किया। कितने बजे कैमरा पैक हो जाता था? 5-6 बजे? सनलाइट तक, जब तक सनलाइट अवेलेबल है तब तक हमारा शूट चल रहा होता है। जो है वो स्टार्ट मॉर्निंग से काम करते थे? मॉर्निंग बिल्कुल 7 o'clock मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता था। सही सही। अच्छा, इसमें हमारे साथ एक और आर्टिस्ट हैं, सना फाखर। अच्छा। जो स्पेशल उनकी अपीयरेंस है फिल्म छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग किया इसमें, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चूंकि फिल्म एक एंटरटेनमेंट है। एक आइटम सॉन्ग ही है या इसके अलावा भी उनकी परफॉर्मेंस है इसमें? नहीं, सना सिर्फ आइटम सॉन्ग में उनकी स्पेशल थैंक्स। जी हाँ, स्पेशल थैंक्स में। सही, जबरदस्त, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी। आपने इसमें उनके भी चंक्स जो है वो दिखाए ना, छत्तीसगढ़ प्रोमो जो आपने अभी दिखाया हम लोगों ने, तो उसमें इनके भी चंक्स थे, तो बहुत अच्छा। आप ये क्या ख्याल आया बीच में कि एक सहरा डेजर्ट और उसमें जो है वो एक आइटम सॉन्ग भी होना चाहिए और वो सना ही अच्छा कर सकती हैं? बिल्कुल, चूंकि सना जो हैं उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम किया है आज की फिल्म के लिए। उनको फिजिकली देखें, उनके 6 पैक नजर आ रहे हैं आपको गाने में, आप देखें तो जब सना साहिबा को मैंने देखा तो चूंकि फिल्म एक एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट के लिए हमें फिर कुछ इस तरह के आइटम नंबर्स भी ऐड करने पड़ते हैं ताकि ऑडियंस को जो है एक मुकम्मल पैकेज मिले, जहाँ पे सहरा में एक्शन चल रहा होता है, रोमांस चल रहा होता है, कुछ एंटरटेनमेंट भी आइटम नंबर के तो हो गई आपकी कुछ फिल्मों की बातें। अब हम जरा बात कर लें कुछ इस पे कि आज जो डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, जो डायरेक्शन की फील्ड में आना चाहते हैं, हमारे यंगस्टर्स जो ये काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे सीखना है? एक डायरेक्टर आई के लिए उनके पास क्या क्या होना जरूरी है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारे जो बड़े डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपने आगे स्टूडेंट्स पैदा ही नहीं किए थे, वरना आज हमारी इंडस्ट्री जो है ज़वाल का शिकार ना होती। तो मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो पीछे हमें माजी में प्रॉब्लम्स देखने को मिली। मेरे जितने साथ असिस्टेंट्स होते हैं वो सारे लड़के NCA से, मुख्तलिफ एकेडमी से पढ़ के फिल्म को वो आ रहे हैं और प्रैक्टिकली मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा उनका विजन है, चूंकि मेरे साथ काम करते हैं, मेरे विजन को देखते हैं। मैं जिस तरीके से कहानी नरेट कर रहा होता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, उनको कहानी किस तरीके से स्क्रीन पे लिखा जाता है, कहानी को किस तरीके से आगे से दिखाया जाता है स्क्रीन पे, तो वो सारी चीजें वो नए स्टूडेंट्स हमारे सीख रहे हैं और उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा काम करेंगे साथ। बिल्कुल ठीक है। मतलब नए आने वालों के लिए जो है वो एक विजन आपके साथ तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक आपको काम करते हुए नहीं देखा, उनके लिए कौन सी ऐसी चीजें जो है वो आप उनको गिफ्ट के तौर पे बताना चाहेंगे कि फॉर गिफ्ट कि वो एक अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें 2 या 3 चीजों का खास ख्याल रखना है, वो क्या है? आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, मुश्किलात पहले थी लोगों को डायरेक्टर बनने के लिए कि जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होता था तो आप दिखा नहीं सकते थे। लेकिन आज का दौर है, व्यूअर्स जो नए टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट भी है, आपके पास शॉर्ट मूवीज का एक बेहतरीन रास्ता है। आपके पास अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है, अच्छा आइडिया है, तो उसको शॉर्ट मूवी के जरिए आप अपनी इंट्रोडक्शन करवाएं, और जब आप अच्छा काम करते हैं तो फिर आपके साथ स्पोर्ट्स शामिल हो जाती हैं, आपके साथ इन्वेस्टर्स भी शामिल हो जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि नए जो लोग आना चाहते हैं वो नए नए आइडियाज लेकर आएं और अपना जो पहला कदम है शॉर्ट मूवीज के जरिए इस फील्ड में अपने आप को लेके आइए। अक्सर हमारे अच्छे डायरेक्टर्स इस वजह से काम नहीं कर पाते कि उनके पास अच्छे इन्वेस्टर नहीं होते, क्योंकि अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छा बजट रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आप क्या कहेंगे कि लोगों को आगे आना चाहिए, मूवीज के लिए जो है उस पे पैसा लगाना चाहिए? तो ये जो डर और खौफ लोगों के जहन में है, पहले लोग बड़ा इन्वेस्ट किया करते थे फिल्मों पे, आजकल नहीं करते, तो इसकी क्या वजूहात है? एक तो कोविड हो गया ना, जाहिर है उस वजह से भी जो है वो लोगों ने काफी मामला जो है जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, कोविड की वजह से ही पाकिस्तानी सिनेमा एक दफा फिर पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया है। और वरना उससे पहले आप देख रहे हैं कि जितनी कोई हमारी फिल्में हिट जा रही थी, जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी,
ہوں گی, اور بے شمار اور فلمیں تھیں, نامعلوم افراد, اور کافی موویز تھیں جنہوں نے دوبارہ سے آڈینس نے سینما کا رخ کیا تھا, اور سینما انڈسٹری عروج کی طرف جا رہی تھی. ابھی مشکل ہے واقعی, جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں ان کو انویسٹر اس لیے نہیں مل رہے, تو ریکوری جو ہے بڑی مشکل ہو چکی ہے. آپ جتنا پیسہ لگاتے ہیں وہ پاکستان کا سرکٹ جو ہے, چونکہ سینماز سنگل سکرین بالکل ختم ہو چکے ہیں, ملٹی پلیکسز جو سینما ہے وہ جو نچلا طبقہ جو فلم دیکھتا تھا ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے, چونکہ ٹکٹس 500 سے سٹارٹ ہوتی ہے, پھر اب 2000 تک ان کے ٹکٹس ریٹس ہوتے ہیں. تو جو ماسز, جو نچلا طبقہ ہمارا فلم دیکھتا تھا, مڈل کلاس, وہ ان کی بلکہ شاید 50 روپے میں جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب وہاں پر فلم لگتی نہیں ہے اچھی بڑی, ہاں وہ سنگل اسکرین سینما بھی ختم ہو چکے ہیں. یہ چیز آپ اس کا ریوائول نہیں چاہتے, آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ ریوائو ہو, ایک عام سینما میں بھی بڑی فلم جو ہے وہ دیکھ سکیں, اور اتنی قیمت پہ بھی لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سنگل سینما کا ایک دفعہ سے پھر ٹرینڈ ہونا چاہیے, سنگل سینماز پھر بننا چاہیے. اصل جو ہماری ریکوری ہوتی تھی وہ سنگل اسکرین سے ہوتی تھی, ہوتی بھی وہیں سے نا, چونکہ اب صرف 5 بڑے شہر ہیں, ان 5 بڑے شہروں میں سینماز ہیں. اس کے علاوہ پورا پنجاب, پورے پاکستان کے جتنے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ سینما نہیں ہے کہیں بھی. تو اس وجہ سے ہماری جو ریکوری ہے وہ نہیں ہو پا رہی, سرکٹ بہت محدود ہو کر رہ چکا ہے فلم کے لیے. صحیح بالکل. اس کے لیے مطلب بہت آپ کو جو ہے وہ کھڑکی توڑ محنت کرنی ہے, جیسے کھڑکی توڑ کبھی رش ہوا کرتا تھا نا فلم دیکھنے کے لیے, کہ ایک فلم لگتی تھی اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ, کیونکہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نا ٹکٹ بہت سستی تھی, لوگوں کو جو ہے وہ 100-150 بھی ان کو بارے میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جہاں 500 سے 2000 تک کی بات آ جاتی ہے, وہاں جب بندہ اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہاں ہی اس کے جو ہے وہ 5-10 ہزار روپے تو صرف اور صرف ٹکٹوں میں خرچ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک فیملی میں کم سے کم 7 سے 8 لوگ تو ہیں جنہوں نے فلم دیکھنی ہے. اور اس چیز کو بھی بتائیے گا کہ فلم بناتے ہوئے ڈائریکٹرز کو یہ کتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ فیملی اورینٹڈ مووی ہونی چاہیے, نہ کہ اس میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو بچوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھے دیکھ رہے ہو تو آپ شرمندہ ہو رہے ہو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے. میں جب کوئی بھی اسکرپٹ اپنے رائٹر سے لکھواتا ہوں تو سب سے پہلے ان سے یہی کہتا ہوں کہ میری بیٹی نے بھی کل بیٹھ کے میرے ساتھ فلم دیکھنی ہے, تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میری فلم میں کوئی ایسی چیز ہو جو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ پاؤں. تو اس کا ہم لوگ ضرور اس چیز پہ خیال رکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ میڈیا بہت آگے جا چکا ہے, گلیمر بہت کچھ دکھانا پڑتا ہے, لیکن ہمیں اپنے کلچر, اپنی ایک محدود باؤنڈری میں رہتے ہوئے ایک اچھی فلم بنانی ہے, اور وہ آپ انشاءاللہ دونوں موویز میں دیکھیں گے, دہلی گیٹ میں اور چھتیس گڑھ میں بھی. ہاں نہیں, میں نے دیکھا ہے آپ کو جو پرومو ابھی ہم نے جو ہے دکھایا, اس میں کافی نیٹ اینڈ کلین آپ کی مووی اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہوا ہے. پہلے اس طرح کی موویز نہیں بن رہی تھی, لیکن جب کچھ موویز اس طرح کی آئی ہیں, بہت اچھا کام ہوا ہے اور ریوائول آف سینما ہوا ہے, تو اس وقت میں جو ہے وہ فیملی اورینٹڈ موویز بنی, جس نے جو ہے وہ ایک فیملی کو سپورٹ کیا, اور فیملیز جو ہے وہ پھر موویز دیکھنے آئیں. کیونکہ بچوں کے لیے دیکھیں, اگر بچوں کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو بچے بور ہو جائیں گے, بڑوں کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو بڑے بور ہو جائیں گے. آپ نے سب کیٹیگری کو جو ہے وہ دیکھنا ہے اس میں. تو یہ جو موویز ہیں جو بن رہی ہیں, اس میں ڈائریکٹرز کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے, اور آپ رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ رکھتے ہیں. اچھا, کاسٹ میں جب بھی کوئی فلم جو ہے وہ کس کی کاسٹ کی جاتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں, یا پھر اگر ایک اچھا ڈائریکٹر ہو تو وہ فوراً سے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ کریکٹر اس کا ہے, یہ کریکٹر اس کا ہے؟ جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم اسکرپٹ لکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری پری پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, ڈیورنگ اسکرپٹ ہی ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کریکٹر کون سا آرٹسٹ اچھا کرے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ہمارا جو ہی پری پروڈکشن کمپلیٹ ہوتا ہے, اگر آپ کا اس کا آرٹسٹ کے ساتھ نہ بنا ہو اور نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹس میچ کری ہوں, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کسی 3 آپشنز میں جاتے ہیں. فرسٹ پریورٹی کس کی آرٹسٹ کی ہے, سیکنڈ کیا ہے, تھرڈ کیا ہے, تو ان تینوں میں جو بھی 3 آپشنز. جی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک میں پھر آپ کے چینل سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو سب سے زیادہ پرابلم اس وقت ہو رہی ہے نئے فلم میکرز کو, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ جو زر مبادلہ ہمارے ملک سے باہر جا رہا ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کو سوچا جائے کہ ہم لوگ جب ایک فلم شوٹ کر لیتے ہیں, اس کی پوسٹ پروڈکشن کے لیے ہمیں یا تو بینکاک جانا پڑتا ہے, دبئی جانا پڑتا ہے, انڈیا یا ادرز کنٹری پہ جانا پڑتا ہے. پوسٹ پروڈکشن پاکستان میں کراچی میں ایک آدھ ادارہ ہے جہاں پہ پوسٹ پروڈکشن ہو رہی ہے, لاہور میں ایسا کچھ نہیں ہے. میں اپنے اسٹوڈیو آنر سے درخواست کرنا چاہوں گا جنہوں نے بہت بہت بڑے اسٹوڈیوز پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی اس وقت بحران کا شکار کی وجہ سے شاید دل ہار بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا, ہمارے سجاد گل صاحب, شہزاد گل صاحب جو اسٹوڈیو آنرز ہیں, کہ لاہور میں
आप पोस्ट प्रोडक्शंस के लिए अच्छी सी लैब लगाएं जहां पे हम कलर ग्रेड कर सकें, फिल्म की मास्टर मिक्सिंग 5.1 डीसी पे इंटरनेशनल लेवल की जो हम बाहर से बनवाते हैं वो पाकिस्तान में हमारी ये बहुत कॉस्टली पड़ती है, ये यहाँ आके जो है ना वो बंदा रह जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये सब चीजें जो है वो बंदा जान सकता है जो खुद भी जो है वो इस चीज में पड़ा हो, उसने ये सब चीजें देखी हो कि यहाँ पे कुछ जो है वो नहीं हो रहा इस टाइम। और लाहौर में तो खैर हो नहीं रहा है, लेकिन कराची में जितना हो रहा है वहाँ पे रश बहुत ज्यादा है। वहाँ पे तो आपको पता है आगे पीछे मूवीज जो है वो आती रहती हैं, तो उनका काम जो है वो चल रहा है। तो ये आप खुद से भी इसको डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपके पास जो है वो इस तरह के लोग हो जो इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपकी ये लैब जो है वो पूरी खुद ब खुद बन सकती है। इसमें ये कितनी को एक्सपेंसिव हो सकती है? देखिए लैब एक एक्सपेंसिव चीज है। लैब एक तो हम तो डवेंची सॉफ्टवेयर पे आके हम लोग कर रहे होते हैं, ये मिलकर इसके लिए काम करें, स्टूडियो ऑनर्स कर सकते हैं। हाँ, स्टूडियो ऑनर्स कर सकते हैं। सही। या गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा अदारा हो जो फिल्म के लिए कुछ करे तो गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जदीद कैमराज होना चाहिए। वो अभी बहुत लाहौर में तो बहुत कमी है इन चीजों की। सही। तो आपने जिस कैंप पे जो है वो इस काम कर रहे हैं, आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो कहाँ से लिया आपने, कैसे उसको मैनेज किया, और वो जदीद है, अगर जदीद है तो उसका कितना क्या सेटअप है? बिल्कुल, हम लोगों ने जब दहली गेट फिल्म स्टार्ट की तो फिर मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने उनसे सबसे पहले ये कहा कि जब हम रेंटल पे लेंगे तो बहुत ज्यादा रेंट होता है। वो चूंकि कनाडा से हैं तो मैंने उनसे बोला कि आप सबसे पहले अपना इक्विपमेंट्स परचेज करें, ताकि अपना इक्विपमेंट्स होगा हमें टेंशन कोई नहीं होगी। तो इक्विपमेंट्स मेरा अपना भी है, मेरे प्रोड्यूसर्स का भी है, दहली गेट का और छत्तीसगढ़ का हमारा अपना इक्विपमेंट्स है। ठीक है, मतलब आप इस चीज पर फोकस्ड हैं कि बजाय के रेंट पे चीजें लेकर, जब वो तो आपको रेंट उसका पड़ता रहेगा और वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। अपनी चीज होगी तो आप फिल्म पे फिल्म बना सकते हैं, एक ही दफा आपका खर्चा होगा ना, उसके बाद तो आप जब मर्जी जहां मर्जी जो है वो अपना चीजें लेकर जो है वो जा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट कि हर चीज जो है वो रेंट पे आ जाए, इधर से भी रेंट पे ले लें, इससे बहुत नुकसान होता है फिल्मों का, और जिसकी वजह से लोगों ने नुकसान किया भी है, अपना बहुत ज्यादा नुकसान किया है। इवन कि अपना कुछ भी नहीं होता, उसमें कारपेट भी जो होता है वो अपने नहीं खरीदते हैं, वो भी कहते हैं जी रेंट पे बुला लें। बिल्कुल ऐसा है। पहले यही ट्रेंड था पाकिस्तान में कि आपकी जो पहले चूंकि नेगेटिव का जमाना था, कैमरा स्टूडियोज के होते थे, जो उनकी लैब होती थी वो नेगेटिव को डेवलप करके वो लैब भी स्टूडियोज की होती थी, तो प्रोडक्शन सेट लगना वो सारी चीजें वहीं पे थी, प्राइवेट पे किसी के पास कुछ नहीं होता था। अब चूंकि कराची में जिस तरह एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कराची का हर प्रोडक्शन हाउस का प्राइवेट प्रोडक्शंस, उनके अपने कैमराज हैं, अपनी उनकी पूरी ENG है, जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स है वो भी उनका अपना है। तो इस तरीके से वो अब ये रेगुलरली वो लोग प्रोडक्शन करते रहेंगे, उसका ये फायदा होगा। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में बड़ी अच्छी फिल्म्स बन रही थी, बनी भी, यहाँ पर ही कलर डेवलपिंग्स और ये सब कुछ जो है वो होता था। वो कैसे होता था? वो कहाँ लैब्स जो है वो बनती थी या होती थी जिसमें यहीं पे सारा कुछ जो है वो मिक्सचर हो जाया करता था? जी बिल्कुल मैडम, मैंने अभी आपसे अर्ज किया डॉक्टर साहब कि हमारे लाहौर में ही इन्हीं हमारे जो ऑनर्स हैं स्टूडियोज के, रहील बारी साहब बारी स्टूडियो के ऑनर और शहजाद गुल साहब, इनकी अपनी लैब्स थी लाहौर में। तो जो मूवीज यहाँ बनती थी उनकी यहीं पे डेवलपिंग प्रोसेसिंग का जितना सारा काम था यहीं पे होता था लाहौर में। सही। तो अब जब जदीद कैमरा और जदीद टेक्नोलॉजी आई है तो इसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो जो डवेंची लैब है वो लैब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डवेंची सॉफ्टवेयर पे तो हम भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक हम अवेलेबल तो इसके लिए आप चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और साथ ही जो लैब ऑनर्स हैं, जो यहाँ पर स्टूडियो ऑनर्स हैं, वो भी इसके लिए जो है वो एफर्ट करें और बात करें, सर जोड़ें, ताकि दोबारा से जो है वो एक रिवाइवल ऑफ, जिस तरीके से थिएटर हुआ, जिस तरह रिवाइवल ऑफ ड्रामा हुआ, इसी तरह से रिवाइवल ऑफ मूवीज भी हो, फिल्म्स भी हो, ताकि हम अपनी ऑडियंस को अच्छी फिल्में जो है वो दे सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका नदीम चीमा साहब कि आप तशरीफ लाए। कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें मजीद? एक तो आपका हमने जो है वो बात आगे तक पहुंचा दी है, इंशाल्लाह ताला इस पर जो है वो कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगी। इसके अलावा कोई मैसेज जो है वो नए देखने वालों को या नए आने वालों को देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने तमाम सीनियर्स डायरेक्टर से सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसे जो नए हैं, जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो सीनियर डायरेक्टर हैं हमारी हौसला अफजाई करें, बिल्कुल हमें बताएं, हम हमारी कोताहियों को दूर करें, इस चीज़ को ना सोचें कि यार ये कहाँ से उठ के आ गए हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है हमारे सीनियर डायरेक्टर से कि हम जैसे जो नए आने वाले हैं उनको सपोर्ट किया करें, हमें अपने जो उन्होंने ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे हमें भी सीखने का मौका दें, हमें भी कुछ बताइए ताकि हमारी जो कोताहियां हैं हम मिलजुल कर एक काम करें और इंडस्ट्री के लिए करें। ये इंडस्ट्री दोबारा से ऊपर आनी चाहिए।
یہ ہے وہ پازیٹیوٹی جس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، ہر جگہ پر، ہر سچویشن میں، کہ آپ جو بڑے ہیں، جن کے پاس سیٹیں ہیں، جو آنرز ہیں، جن کے پاس جگہیں ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ نئے آنے والوں کو چانس دیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کو ان کی غلطیوں کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں تاکہ وہ سیکھ سکیں، نہ کہ ایک دوسرے سے جیلسی کا فیکٹر ہو اور اس کی ٹانگیں کھینچ دو اور اس کو گرا دو اور اس کو ہٹا دو اور اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دو۔ یہ والے معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، مل بیٹھ کر بانٹ کر جو ہے وہ معاملات کا، سچویشنز کا حل نکالا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ کوہ نور @9 آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ آپ جائیں گے، کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہ علی خان لکھیں گے تو آپ کو پروگرام کی تمام لسٹ مل جائے گی، ڈیٹ کے ساتھ بھی آپ پروگرام کو جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور فلم انڈسٹری کے بحران یا زوال یا فلم انڈسٹری کے دوبارہ سے ریوائول کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ سجیشنز ہیں، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ ضرور لکھیے، بتائیے کہ کیسی فلمیں بننی چاہیے، کیسے ڈائریکٹرز کو آگے آنا چاہیے، اور آج کا آپ نے جو کام دیکھا اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کیا ایسی فلمیں بننی چاہیے یا اس میں کچھ اور چینجنگز بھی ہونی چاہیے۔ ان سب چیزوں کے سوالوں اور جوابوں کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔